जय हिंद एवरीवन। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है इंडियन पॉलिटी का। कल हमने स्टार्ट किया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि हम इंडियन पॉलिटी कवर करने वाले हैं विद इन 1 मंथ टाइम लगेगा। और आज सेकंड लेक्चर है और मैंने बताया था कि पहले स्टार्टिंग में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी पढ़ेंगे और लास्ट में गवर्नेंस वाला पोर्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। तो जो थोड़ा-सा हिस्ट्री वाला पोर्शन हो जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जब ब्रिटेन यहाँ पे था, है ना? जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जब हमारे ब्रिटेन मतलब जब ब्रिटिशर्स का राज था, उस टाइम का हमने स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो उसमें मैंने बताया था 2 टाइम पीरियड पढ़ेंगे हम। एक तो 1773 से लेके 1853 तक, जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। और जो सेकंड फेज़ था, वो आपका 1858 से लेके 1947, मतलब जब हम आज़ाद हो चुके तब तक था। तो यहाँ पे क्राउन का राज था, है ना? ब्रिटिश राज का राज था। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे राज चल रहा था। तो ये दोनों हमने स्टार्ट किया था। और मैंने बताया था हमने कल 1773 से स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो पहला फेज़ होगा ईस्ट इंडिया कंपनी वाला फेज़, जहाँ पे 1773 के बाद जितने भी एक्ट्स आएँगे वो रेगुलेटिंग एक्ट है और चार्टर एक्ट है। बेसिकली जो क्राउन है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वो आगे जाके अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट पूरे करना चाहती है, इसलिए वो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उसकी जो पावर है, उसको डिक्रीज़ करने के उसमें है, फिराक में है। इसलिए वो अभी धीरे-धीरे छोटे-छोटे एक्ट्स ला रही है, जिससे वो स्टेप बाय स्टेप क्या कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स को कम करने की कोशिश कर रही है और रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। इसके अंदर हमने देखा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, जिसमें पहले तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो पूरा रेगुलेशन देखते थे इंडिया के अंदर। लेकिन इनकी पावर को रेगुलेट करने के लिए इसके साथ ही एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बिठाया था। और यहाँ पे एक गवर्नर जनरल की काउंसिल थी इंडिया के अंदर, जिसमें पहले 4 मेंबर थे, फिर 3 मेंबर किए गए, है ना? और यहाँ पे पहले वॉरेन हेस्टिंग था और उसके बाद कॉर्नवालिस के लिए अलग से एक एक्ट लाया था। तो आप मेरे को बताइए कमेंट में कि कौन से साल में हमने वो कौन से एक्ट के द्वारा कॉर्नवालिस को नया गवर्नर जनरल बनाया था और उसके लिए कौन सी पावर, मतलब उसको कौन सी एक्स्ट्रा पावर दी थी। तो ये हमने कल के लेक्चर में किया था। और इसके अलावा हमने यहाँ तक 1773 के बाद हमने सबसे पहले हमने जो एक्ट पढ़ा था 1773 के बाद आपका 1781 का, जिसमें अमेंड किया था हमने 1773 का एक्ट। इसके अलावा हमने पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था 1784 का। इसके अलावा 2 साल बाद 1786 का एक्ट पढ़ा था। इसके बाद हमने चार्टर एक्ट स्टार्ट किए थे, है ना? और मैंने बताया था कि चार्टर एक्ट ऐसे एक्ट है जो हर 20 साल में आते रहते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले 1793 का स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने 1813 का करवाया था। और उसके बाद यहाँ तक मैंने शायद से आपको करवाया था, 2 चार्टर एक्ट करवाए थे आपको, 1793 वाला चार्टर एक्ट और एक चार्टर एक्ट ऑफ 1830, जिसमें मैंने बताया था कि 1830s में इन्होंने बेसिकली मोनोपोली ख़त्म कर दी थी, है ना? थोड़ी बहुत मोनोपोली ख़त्म करी थी। मोनोपोली में मोस्टली इंडिया के अंदर सारी मोनोपोली ख़त्म हो चुकी थी, सिर्फ एक्सेप्ट चाइना और टी ट्रेड इन इंडिया, है ना? 2 मोनोपोली बाकी थी, बाकी सारी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जितनी मोनोपोली थी, वो सारी हमने मतलब इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ख़त्म कर दी थी, है ना? द मोनोपोली वाज़ एंडेड। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद का जो एक्ट आया था, मतलब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पढ़ेंगे। ठीक है? और इसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आएगा वो इसके 20 साल बाद आएगा, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853। और उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी चली जाएगी और यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्ट ब्रिटिश राज का राज आएगा, है ना? क्राउन का राज आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बाकी आज का लेक्चर थोड़ा-सा छोटा रहेगा, क्योंकि आज मैं पूरे दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी था। और बस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना लंबा लेक्चर होता है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में जब सबसे पहली बात लिखेंगे ये लोग सेम चीज़ की,
ये जो एक्ट है वो 20 ईयर का एक्सटेंशन देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो इंडिया के ऊपर क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अभी मोनोपोली नहीं है ना, सिर्फ ट्रेडिंग के राइट्स दिए हैं कि अभी बाकी जो सारा ट्रेड है वो कर सकते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं कि यहाँ पे यूरोप में क्या चल रहा है और थोड़ा सा इंडिया में भी क्या चल रहा है। तो बेसिकली कि यूरोप में है ना काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो है 1833 के वक्त काफ़ी सारे जो कंपनीज है यूरोप के अंदर, प्राइवेट कंपनीज, वो अभी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहाँ पे बहुत सारी क्या डिमांड कर रहे हैं कि हमको भी क्या करना है, बेसिकली ट्रेड करना है इंडिया के अंदर। तो ऑलरेडी हमने देख चुका था उसकी वजह से मोनोपोली एंड कर दी थी काफ़ी सारे ट्रेड के अंदर। लेकिन अभी भी टी ट्रेड और जो चाइना के साथ ट्रेड हो रहा था, और उसमें भी जो ओपीएम का है ना, तो चाइना के साथ जो ओपीएम का ट्रेड है वो अभी भी इनके अंदर ही था, है ना, इनकी मोनोपोली चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। और जो ओपीएम होता है, मैंने बताया था ना, अफीम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे महंगा बिकता था और बहुत सारा खरीदा जाता था इन द वेस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि इट वाज यूज्ड इन मेडिसिन ऑल्सो और काफ़ी बार वॉर्स के अंदर यूज़ होता है ना। इसलिए ओपीएम काफ़ी ज़्यादा महंगा बिक रहा था और इसमें बहुत सारा प्रॉफिट आ रहा था। तो ट्रेडर्स ने बोला कि अगर इतना सारा ओपन कर ही दिया है तो चाइना के साथ जो ओपीएम का ट्रेड है वो भी ओपन आप कर दीजिए। तो ये एक तो मर्चेंट की तरफ से है ना, ट्रेडर की तरफ से थोड़ा-सा प्रेशर आ रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। सेकंड, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो अपोजिशन बैठी थी, तो यहाँ पे 2 पार्टी थी उस टाइम पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। अगर मैं बात करूँ तो विक्स और टोरी नाम की 2 पार्टीज़ वहाँ पे उस टाइम पे चलती थी। तो जो टोरीज़ है वो बेसिकली कंज़र्वेटिव्स है ना? कंज़र्वेटिव्स है। 1 सेकंड। कंजर्वेटिव मतलब जो पुराने ख्याल वाले होते हैं, और जो विक्स थी बेसिकली रिफॉर्मर्स थे। और इसके बाद एक और पार्टी आएगी काफ़ी मतलब 2-3 साल बाद, मतलब काफ़ी टाइम बाद एक और पार्टी इसमें ऐड हो जाएगी जिसको हम आज लेबर पार्टी की तरह जानते हैं। तो मेजरली इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है आज की ब्रिटिश पार्लियामेंट। अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हो तो यूके का जो पार्लियामेंट है तो उसमें लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच में काफ़ी बार क्या कहते हैं, कॉम्पिटिशन रहता है। ठीक है? तो पहले 2 पार्टी थी, विक्स और टोरी। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये थे ना, जो ऑपोजिशन था, तो ऑपोजिशन माँग कर रहा था कि बेसिकली मतलब वो ऐसे क्या बोलते हैं, चिढ़ा रहा था कि अभी आप क्या करो, जो इंडिया इतना बड़ा सबकॉन्टिनेंट है जिसके अंदर इतने सारे रिसोर्स हैं, तो वहाँ अभी भी क्यों क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल कर रही है? आप अपना खुद का रूल नहीं क्यों नहीं कर देते? ऐसे वो गवर्नमेंट को बता रहे थे, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट को ऑपोजिशन ऐसे ताना मार रहा था कि टू एंड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रूल डायरेक्ट, है ना, कि डायरेक्ट आप ही रूल करो, है ना, क्यों बीच में बिचौलिए को रखा हुआ है? तो ऐसे ताना मार रहे थे। तो एक तो यहाँ से अपोजिशन का प्रेशर आ रहा था, और सेकंड जो ट्रेडर्स थे वो प्रेशर दे रहे थे कि उनको चाइना का ट्रेड करना है, ओपीएम का ट्रेड करना है, जिससे उनको बेनिफिट होगा और इन द एंड पार्लियामेंट को भी बेनिफिट रहेगा। ठीक है? ये दोनों प्रेशर की वजह से यहाँ पे ये वाला एक्ट लाया गया था। मतलब लाना तो था ही, लेकिन इसमें जो अब देखेंगे मेन प्रोविज़न, वो इन दोनों जो प्रेशर बने हैं उसकी वजह से चेंजेस आए हैं। तो जब से पहला जो मैंने बताया मेन प्रोविज़न था कि 20 इयर्स तक इंक्रीज़ कर दिया चार्टर, है ना, 1853 तक। सेकंड, यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोजीशन थी, है ना, उसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। अब यहाँ पे इंडिया लिखने से क्या होता है? पहले वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, और उस टाइम पे भी पावर सेम ही थी कि वो तीनों जो उनकी प्रेसिडेंसी थी, है ना, जो आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, तीनों का जो एग्जीक्यूटिव होगा, मतलब जहाँ से रूल्स आएंगे और लेजिस्लेचर होगा, वो यहाँ से आने वाला था, बंगाल से आने वाला था। लेकिन अभी नाम चेंज कर दिया इन्होंने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया है। अब इससे इंडिया जो आ गया है ना शब्द, जो वर्ड आ गया है, इससे पूरी वर्ल्ड के अंदर ये इम्पैक्ट जाता है कि इंडिया इज़ अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, है ना, कि वहाँ पे अगर इंडिया का नाम, मतलब गवर्नर जनरल अगर पूरे इंडिया का है, मतलब वहाँ पे अभी भी काफ़ी सारे जो एरियाज थे वो अभी भी इनके कंट्रोल में नहीं थे।
जैसे मराठा को हरा दिया था इन लोगों ने, इसके अलावा मैसूर को हरा दिया था, पंजाब का कुछ एरिया जिन्होंने मतलब ट्रीटी से अपना मतलब उनके पास था, बंगाल उनके पास था, उड़ीसा था। तो काफ़ी सारा एरिया था जो इनके पास ऑलरेडी ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था, है ना, उनके अंडर कंट्रोल में था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। लेकिन अभी भी काफ़ी सारा एरिया था जो अभी भी उनके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था। फिर भी इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपना नाम मतलब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसका नाम चेंज करके रख दिया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इससे हुआ क्या कि यहाँ पे जितनी भी फाइनेंशियल और ऑल द फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर थी, वो सारी की सारी पावर इसको दे दिया ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। जितने भी आपके मद्रास है या तो बॉम्बे है, उनकी जो पावर है उनसे छीनी गई, और जितनी भी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है और सारी लेजिस्लेटिव पावर भी, है ना, सारी पावर लेजिस्लेटिव पावर भी छीनी गई बाकी सबसे, और दी गई इनको, है ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। अब सबसे पहला गवर्नर जनरल बना कौन था, तो आपको ये भी आइडिया होना चाहिए। तो हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो उसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो एक आप लिख सकते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये था। इसके अलावा सबसे मैंने बताया ना कि सबसे पहला मेन प्रोविज़न ये था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर। सेकंड जो मेन प्रोविज़न था कि सारी मोनोपोली एंड कर दी, ऑल मोनोपोली वाज एंडेड, ऑल मोनोपोली एंडेड। जो चाइना के साथ थी वो भी एंड कर दी, और जो टी का ट्रेड था वो भी एंड कर दिया, ऑल, है ना, ऑल मोनोपोली वाज एंडेड। अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी बची थी वो अब ट्रेड नहीं कर सकती थी बेसिकली, है ना, मतलब उसका कुछ भी मोनोपोली नहीं थी, काफ़ी सारे ट्रेडर आ चुके थे। इसलिए मैंने पिछले क्लास में लास्ट में बताया था ना कि ये जो अब फेज स्टार्ट होगा 1930 के बाद, वो एक मर्केंटाइल फेज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें काफ़ी सारे यूरोप से ट्रेडर्स आते हैं इंडिया के अंदर। और क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, इसलिए फिर वो क्या करेंगे, यहाँ पे सस्ते से सस्ता सामान खरीदेंगे, सस्ते से सस्ती ज़मीन खरीदेंगे, और बेसिकली इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे और शोषण करेंगे ना, एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। इसलिए फिर आगे जाके हम देखते हैं ना 1857 का जो रिवॉल्ट आता है वो 1813 के बाद ही स्टार्ट होता है ये सब। तो यहाँ पे क्योंकि मोनोपोली एंड कर दी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी, इसलिए बहुत सारी कंपनी यहाँ पे आई है। और अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह चुकी है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह चुकी है। अभी इसका ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। तो अभी जो मेन काम होगा इसका, वो फुल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह ये काम करेगा। इसके अलावा और कौन से चेंज लाए थे ये वाले एक्ट के अंदर, तो 1833 के एक्ट के अंदर यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जैसे मैंने बताया था कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जिसके अंदर गवर्नर जनरल था और पहले 4 मेंबर थे, फिर 3 मेंबर कर दिए थे, है ना। तो गवर्नर जनरल प्लस 3 मेंबर थे, प्लस वीटो पावर दी थी गवर्नर जनरल को, है ना। और इसके बाद जब कॉर्नवालिस बना था, है ना, कॉर्नवालिस ही ना, हाँ, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल बने थे तो उनको स्पेशल वीटो पावर भी दी गई थी कि अगर 3:1 का रेशियो भी आता है तो भी गवर्नर जनरल की बात रखी जाएगी। तो अभी जो 3 नंबर थे उसको बढ़ा के वापस से 4 कर दिया, है ना। एक एक्स्ट्रा न्यू मेंबर ऐड किया गया, लेकिन जो एक्स्ट्रा मेंबर आया है ना, द न्यू मेंबर डिडंट हैव एनी राइट टू वोट। तो यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा उसके अंदर इसके पास कोई वोट का अधिकार नहीं थे, नो राइट टू वोट, नो वोटिंग राइट, है ना। तो आपको याद रखना है। लेकिन जो ये आपका 4th मेंबर होगा उसको उन्होंने एक लॉ मेंबर की तरह बनाया। तो 4th मेंबर वाज ए लॉ मेंबर, है ना, लॉ मेंबर बनाया। और यहाँ पे लॉ सबसे पहला जो लॉ मेंबर बना था वो था आपका लॉर्ड मैकले। तो अगर आपने कभी नाम सुना होगा, हिस्ट्री पढ़ी है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा लॉर्ड मैकले के बारे में कि इसने जो इंडिया के अंदर जो इंग्लिश के अंदर जो एजुकेशन की काम की है वो इसने की थी। बेसिकली इंग्लिश के अंदर जो इंडियंस को पढ़ाया है या फिर इंडियंस के लिए एजुकेशन लॉस लेके आया है, वो बेसिकली पूरा जो स्ट्रक्चर है वो लॉर्ड मैकले ने वो किया था, एस्टेब्लिश किया था। और यही जो सबसे पहला था वो लॉ मेंबर था अपने गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। और जो चौथा मेंबर था इसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं था, और इसने फिर यहाँ पे लॉ मेंबर तो बना दिया। अभी लॉ मेंबर बना के लॉर्ड मैकले के द्वारा लॉ कमीशन भी बनाया गया, लॉ कमीशन फॉर्म की गई,
अभी लॉ कमीशन का काम क्या था कि बेसिकली उस टाइम पे जैसे मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की पावर डिफाइन नहीं थी पहले, फिर सुप्रीम कोर्ट की पावर डिफाइन की गई। आप मेरे को बताएंगे कौन से एक्ट के द्वारा हमने डिफाइन किया था कि क्या क्या जुरिस्डिक्शन होगी सुप्रीम कोर्ट की, कहाँ तक जाएगा। और उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या था कि अभी सुप्रीम कोर्ट को जब भी जजमेंट देना होगा, तो अगर वो इंडियंस है ना, मतलब हिंदू है, तो उनको हिंदू लॉ के हिसाब से जजमेंट पास करनी पड़ेगी। और अगर मुसलमान है तो उनको कुरानिक लॉ के अकॉर्डिंग उनको लॉ पास करना पड़ेगा, है ना, मतलब जजमेंट पास करनी पड़ेगी। तो अभी यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन होने लगा जितने भी आपके जजेस थे, इसलिए फिर लॉर्ड मैकले को बुलाया गया एज अ लॉ मेंबर और लॉ कमीशन बिठाया गया ताकि एक ऐसा यूनिफाइड लॉस बना सके, कॉमन लॉस बना सके, जिसके अंदर चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पारसी हो, सबके लिए सेम टाइप का लॉ हो और यहाँ पे मल्टीपल टाइप के लॉ ना हो, और जिससे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा पैदा होती थी। तो यहाँ पे लॉ कमीशन एस्टैब्लिश किया गया मैकॉले द्वारा, और इनका मेन काम था कि कोडिफाई करना है, सारे कॉमन लॉस को कोडिफाई करना है। तो टू कोडिफाई कॉमन लॉस, अभी कॉमन लॉस कैसे कैसे, तो बेसिकली जो आईपीसी है, आईपीसी, एक सेकेंड, आईपीसी, सीआरपीसी होता है और सीपीसी है, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे जो कॉमन लॉ थे उसको कोडिफाई किया और एक इसका फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया है ना। अभी तक फुल ड्राफ्ट नहीं था, अभी इसका फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया गया, जो आगे जाके प्रॉपर आईपीसी जो इंडियन पिनल कोड है, फिर सीआरपीसी है, सीपीसी है, इनका वो बेस बनेगा। तो ये फर्स्ट अर्ली ड्राफ्ट बनाया था किसने, लॉर्ड मैकलेलन ने। तो आपको याद रखना कि हु वाज द फर्स्ट, मतलब जिन्होंने ये आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी का कोडिफिकेशन किया था, तो इट वाज लॉर्ड मैकले। और वो लॉ मेंबर थे और उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने लॉ कमीशन फॉर्म किया था बेसिकली कोडिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो 1833 का जो ये एक्ट आया था उसके अंदर ये भी प्रोविज़न रखा गया था। इसके बाद सेकंड और जो प्रोविज़न थे, तो और प्रोविज़न के अंदर बात करूँ तो जितने भी, अभी मान लो कि ये जो कमीशन है ना, कि मान लो ये जो मेंबर्स है, गवर्नर जनरल और जो 4 मेंबर है, वो जो भी डिस्कशन करेंगे, है ना, मान लो कोई उनको लॉ लाना है, कोई लेजिस्लेचर लाना है, तो बेसिकली जो भी जितना भी लेजिस्लेचर का वर्क होगा, तो ये डिस्कशन कर सकते हैं सिर्फ। तो लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, मतलब लेजिस्लेशन में सिर्फ डिस्कशन वाला पार्ट करेंगे। एक बार डिस्कशन हो गई, फिर रिपोर्ट बनाएंगे, और रिपोर्ट बना के जो फॉरवर्डिंग का काम है, तो ये रिपोर्ट बना के किसको देंगे, तो बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट को फॉरवर्ड करेंगे, और आखिर में जो एसेंट होगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट देगी कि वो लॉ पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो रेक्टिफिकेशन के लिए या फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको परमिशन चाहिए थी, या फिर जो से क्या बोलते हैं सिग्नेचर चाहिए, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कि यहाँ पे लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, दोनों में बिल डिस्कस होता है, वोटिंग होती है, और फिर वोटिंग होने के बाद वो प्रेसिडेंट की साइन के लिए जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे की गई कि बेसिकली यहाँ पे जो भी लेजिस्लेचर था, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी अपने गवर्नर जनरल की, तो वो बेसिकली डिस्कस करेगी, डिस्कस करके एक रिपोर्ट बनाएगी, और रिपोर्ट कहाँ भेजेगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और ब्रिटिश पार्लियामेंट फिर इम्प्लीमेंट करेगा उससे साइन करके, और फिर इंडिया भेजेगा, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा बाय द गवर्नर जनरल और उसका जितना भी पूरा डिपार्टमेंट है। ठीक है, अभी जो सिविल सर्विस की जो पहले मैंने बताया, सिविल सर्विस का जो अपॉइंटमेंट होता था वो अपना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर था, कि वो बेसिकली वो सिलेक्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि अभी जो सिविल सर्विसेज है उसके लिए हम क्या करेंगे, ओपन कंपटीशन रखवाएंगे, मतलब ओपन एग्जाम रखवाई जाएगी, जिसके अंदर सब आके एग्जाम दे सकते हो, और उसमें से जो सिलेक्ट होगा वो आईएएस आईपीएस, मतलब उस टाइम पर मतलब सिविल सर्विस के अंदर आएगा। ठीक है, और बेसिकली ये बताया गया था, लेकिन जो ये है क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, हाँ, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा थोड़ी होगा कि हमारे पास, आपने तो सारी हमारी, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बेसिकली जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, उन्होंने बोला आपने हमारे सारे ट्रेडिंग राइट्स छीन लिया ना, मोनोपोली छीन ली, अभी हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, ये तो हमारे पास रहने दो। बेसिकली इसके लिए फिर वो कर दिया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उसको एक वहाँ पे छोटा सा पॉइंट डाल दिया कि अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास अभी भी मतलब थोड़ी सी पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, नॉमिनेशन कर सकते हैं 4 टाइम मेंबर को, है ना, कि मान लो 4 टाइम्स, क्या बोलते हैं, 4 टाइम नॉमिनेशन कर सकते हैं बेसिकली। इसका मतलब ये होता है कि मान लो
अगर 100 वैकेंसी मतलब 100 सिविल सर्विस को अपॉइंट करना है, तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो 400 लोगों को नॉमिनेट करेगी, और फिर इन 400 लोगों का ओपन कंपटीशन में एग्ज़ाम होगा, और उनमें से फिर 100% सिलेक्ट होंगे। तो ये ऐसा एक क्लॉज लाया गया था, तो आपको थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए कि अभी धीरे-धीरे क्या हो रही है, सिविल सर्विस ओपन होने वाली है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है प्रॉपर्ली, है ना? अभी भी एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाई जा रही, अभी भी नॉमिनेशन से ही सारा प्रोसीजर हो रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने सीधा-सीधा मना कर दिया कि हम तो मानते ही नहीं है ना, वो अप्रूव ही नहीं कर रहे। लेकिन धीरे-धीरे हम देखेंगे अगले वाले एक्ट में ये भी मान जाएँगे, और ये जो कॉम्पिटिशन है वो ओपन फॉर ऑल हो जाएगी, ठीक है? अ, और इसके बाद जो ओपन कंपटीशन होगी यहाँ पे, है ना? इसके बाद वाले एक में, वहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो कोई भी हो, है ना? किसी भी धर्म, जाति या फिर लड़का हो, लड़की हो, है ना? जेंडर से आता हो, तो वहाँ पे सब एग्ज़ाम दे पाएँगे। द दो तो इसी एक्ट के अंदर ये लिखा गया था कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विस इन एनी इन द कंपनी। तो कंपनी के अंदर अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो, इंडिया में कर रहे हो, है ना? इंडिया में इंडियंस को भी अपॉइंट कर रहे हो, तो इंडियंस में भी कोई भेदभाव देखा नहीं जाएगा। वो कोई भी धर्म से होगा, कोई भी जाति से होगा, कोई भी जेंडर से होगा, कोई भी कास्ट से होगा, कोई भी कलर से होगा, नो डिस्क्रिप्शन विल बी देयर। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट ऐड किया गया था। इसके अलावा एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। तो आपको याद रखना है कि एबोलिशन ऑफ स्लेवरी कौन से वाले एक्ट के अंदर आया था। तो पहले क्या हुआ करते थे कि इंडिया के अंदर काफ़ी सारे स्लेव्स की ट्रेडिंग होती थी, मतलब स्लेव्स को बेचा जाता था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी। तो उसको अबॉलिश करने वाला ये वाला एक्ट था, कि पहले क्या होता था कि अगर आपने काफ़ी बार रील्स के अंदर देखा होगा ना कि की और पीले की एक रील्स आई थी जिसके अंदर ह्यूमंस को बेचा जाता है, और वहाँ पे मेला होता है। मेले के अंदर क्या होता है कि बेसिकली वहाँ पे बोली लगती है ना? कि जो हट्टा-कट्टा ऐसे वो होता है, क्या बोलते हैं, स्लेव होता है, तो उसके लिए ज़्यादा बोली लगती है, उसको जल्दी खरीद लिया जाता है। तो पहले ऐसा हुआ करता था कि मेलों के अंदर जानवरों के साथ-साथ इंसानों की भी बोली लगती थी, और इनको बेचा जाता था। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, अभी 1833 के अंदर स्लेवरी को फुल्ली एबॉलिश कर दिया है। फिर अभी काफ़ी सारे जो यूरोपियंस थे ना ही सिर्फ़ ब्रिटेन वाले नहीं, जितने भी यूरोपियन हैं, चाहे वो फ्रांस से हो, डचीज़ हो, सबको कर दिया, सबको क्या कर दी, परमिट दे दी कि वो अभी इंडिया में लैंड खरीद सकते हैं, है ना? परमिट 1 सेकंड। तो यहाँ पे परमिट दे दी टू एक्वायर लैंड, तो वो अभी ज़मीन खरीद सकते थे। तो क्योंकि पहले ज़मीन खरीदने का वो रूल्स नहीं था, लेकिन अभी क्या कर दिया इन्होंने, ज़मीन भी वो खरीद सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि 1830 के बाद काफ़ी सारा ओपन मार्केट कर दिया था, जिसमें मोनोपोली हटा दी थी, तो काफ़ी सारे ट्रेडर यहाँ पे अभी इंडिया में आ रहे थे। तो जब इतने सारे ट्रेडर्स आएँगे, तो उन्होंने और माँगे रखी कि हमको अभी इंडिया में आ चुके हैं, तो अभी प्रॉपर्टी, क्योंकि उनको बार-बार क्या बनना पड़ता था, जैसे हम रेंट भरते तो वहाँ पे हर बार रेंट करवाना, एग्रीमेंट करवाना पड़ता था, और वहाँ पे रेंट भरनी पड़ती थी। तो इन्होंने बोला कि अभी पूरा लैंड ही हमको एक्वायर करने की राइट्स दे दो। तो इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक्वायर लैंड की जो परमिट है वो यूरोपियंस को मिल जाती है, और इसके बाद काफ़ी सारे यूरोपियंस ने क्या किया है, इंडिया में काफ़ी सस्ते में लैंड एक्वायर किया है, और जैसे काफ़ी सारे जंगल काटे गए हैं ना, फॉरेस्ट वर डिस्ट्रक्टेड, इसके अलावा जितना भी काफ़ी सारा पैस्चर लैंड था उसको कन्वर्ट कर दिया गया है फार्म लैंड के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके ये लोग, फार्मिंग कर सके, फार्मिंग के अंदर रॉ मटेरियल उगा सके, जैसे कॉटन हो गया। मेनली इंडिगो का यहाँ पे मेन चला है कि इंडिगो कल्टीवेशन ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे जो डाई होती थी, जो ब्लू कलर होता था, वो सिर्फ़ इंडिगो से ही आता था, है ना? अभी तो हम सिंथेटिक डाई यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे इंडिगो एज़ अ नेचुरल कलर यूज़ होता था, ब्लू कलर। तो इंडिगो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वैल्यूएबल होता था, तो इंडिगो की काफ़ी सारी कल्टीवेशन हुई है, जिससे पीज़ेंट मतलब जो बंगाल वाला इलाका है, वहाँ पे राइस की कल्टीवेशन ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ पे पीज़न को फ़ोर्स किया गया क्या कि वो अपने लैंड के ऊपर 1/4 लैंड के ऊपर वो इंडिगो ही क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, तो ऐसा फ़ोर्स किया गया था। इसलिए काफ़ी सारे पीज़न मूवमेंट इसी दौरान देखने को मिलते हैं 1830s के बाद। तो इसके लिए है ना, ये वाला जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, तो इसके लिए मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि 8th स्टैंडर्ड है ना, 8th स्टैंडर्ड सीबीएसई की एक हिस्ट्री की जो बुक है, तो वो आप डाउनलोड कर दीजिए। तो आप गूगल पे जाएँगे और 8 सीबीएसई हिस्ट्री लिखेंगे ना, तो वहाँ पे एक पीडीएफ आएगी 8th स्टैंडर्ड की सीबीएसई की। उसमें मेरे ख्याल से चैप्टर 3 या चैप्टर 4 है। तो वो आप एक बार रीड कर लीजिए, जिसके अंदर काफ़ी सारे इसके बारे में बताया गया है कि कैसे यूरोपियंस आए थे इसी दौरान, और उनको परमिट मिला है, और उन्होंने कैसे लैंड एक्वायर किया है, इंडिगो का कैसे कल्टीवेशन बढ़ा है,
और इंडिगो कल्टीवेशन के बाद काफ़ी सारे पीजेंट जो मूवमेंट हुए हैं वो स्टार्ट हुए हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ से भी एक बार रीड कर सकते हैं। बाकी हिस्ट्री तो मैं बाद में कराने वाला हूँ, लेकिन अगर आप अभी से थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आपको पीडीएफ, एक सेकंड, क्या करता हूँ मैं, नीचे लिंक में ही मतलब जो है अपना डिस्क्रिप्शन, वहीं पे आप मैं डाल दूंगा, आप एक बार वहाँ से पीडीएफ चेकआउट कर लेना, है ना, वहाँ से एक बार रीड ले लेना, तो आपको एक आइडिया, जनरल आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा था 1833 का जो एक्ट आया था, तो वो था बेसिकली। तो बेसिकली इस एक्ट के अंदर क्या था, इस एक्ट को है ना, एक सेकेंड, जो चार्टर ऑफ 1833 आए, इसको सेंट हेलिना एक्ट भी बोलते हैं। तो एग्जाम में आया कि सेंट हेलिना एक्ट कौन सा था, तो इट इज़ द सेम एक्ट एज द एक्ट ऑफ 1833, है ना, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो आपको याद होना, पता होना चाहिए कि सेंट हेलिना एक्ट इज सेम एज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत बात की ना कि यहाँ पे कैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से प्रेशर था, ट्रेडर्स की तरफ से प्रेशर था, और इसकी वजह से फिर इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे दोनों की बात मतलब फुल्ली तरीके से नहीं मानी, क्योंकि इतना इंडिया एज अ इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट जो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था, वो अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहती, है ना, जहाँ पे उनका अभी कोई भी सिस्टम अभी लगा हुआ नहीं था, तो क्या हो जाता, पूरा सिस्टम ब्रेक हो जाता, क्योंकि आप सिस्टम को एकदम इंस्टिंक्ट में ना, इम्पल्स में चेंज नहीं कर सकते, उसको धीरे धीरे चेंज करना पड़ता है। जैसे अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस में कभी एसएसबी इंटरव्यू देने गए हो, है ना, तो वहाँ पे कई बार ये वाला टॉपिक काफ़ी बार वो चर्चा में रहता है जीडी के अंदर कि शुड वुमेन बी इंडक्टेड इन द कॉम्बैट रोल, है ना, कि आर्मी के अंदर कॉम्बैट रोल के अंदर वुमेन्स को इंडक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यस वी शुड डू मोर एंड मोर इंडक्शन ऑफ वुमेन्स इन आर्मी, जैसे होता है कि इंडक्ट करना चाहिए, लेकिन सिस्टम में चेंज एकदम क्विकली नहीं आता, इम्पल्सिव नहीं आता, उसको चेंज करने के लिए टाइम लगता है। इसलिए वुमेन्स का जो इंडक्शन है धीरे धीरे हम इंक्रीज करने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमने एनडीए स्टार्ट किया है, अब धीरे धीरे सीडीएस में भी स्टार्ट करेंगे, आईएमए में स्टार्ट हो गई है गर्ल्स, है ना, अभी 10 गई है, फिर 15 जाएगी, फिर उनका नंबर धीरे धीरे इंक्रीज होगा। यू कान जस्ट इम्पल्सली ऐसे बोल सकते हो कि आज ही मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ गर्ल्स वहाँ पे इंडक्ट की जाएगी, जैसे बॉयज़ हो जाते हैं, है ना, कि मेल होते हैं, वैसे ही फीमेल भी इंडक्ट होगी। तो कोई भी सिस्टम में चेंज लाने के लिए धीरे धीरे चेंज आता है। तो इसी तरह से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, तो उन्होंने भी क्या किया कि जो चार्टर एक्ट्स और रेगुलेटिंग एक्ट्स के द्वारा थोड़ा थोड़ा चेंज करके जो कंपनी थी इसकी पावर धीरे धीरे कम की गई। यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो टाइटल था वो चेंज करके गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। सबसे पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, और लास्ट भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी वही था। फिर यहाँ पे सारी मोनोपोली एंड कर दी, एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बॉडी बना दिया। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसके अंदर 3 मेंबर थे, हम बढ़ा के वापस 4 कर दिए। जो चौथा मेंबर था वो एक लॉ मेंबर था, और जो लॉ मेंबर आया था वो लॉर्ड मैकले था। उसने क्या किया, लॉ कमीशन बनाया है, और लॉ कमीशन के अंदर उसने काम क्या किया कि जितने भी कॉमन लॉज थे उसको कोडिफाई किया, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी। और तो उसका फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया, आगे जाके ये फुल ड्राफ्ट बनाएगा, और आईपीसी भी एस्टैब्लिश हो जाएगी अंडर द ब्रिटिश राज, है ना। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी वो इंडिया की नहीं है, इसलिए फिर हमने अभी फिलहाल 2000 पिछले साल ही इसको चेंज कर दिया ना, कि वहाँ पे हमने न्याय संहिता और काफ़ी सारे ऐसे नए नए आईपीसी के क्या बोलते काउंटर पार्ट हमने इंडिया के लिए बनाया है। तो वो उसका भी आप एक बार करंट अफेयर्स देख लेना कि कौन से न्याय संहिता और ऐसा कुछ आया है, मेरे को अभी प्रॉपर आइडिया नहीं है, एक बार आप चेक कर लेना। फिर हमने देखा था कि जो ये है ना, कि गवर्नर जनरल की काउंसिल है वो सिर्फ लेजिस्लेचर, अगर उनको कोई चेंज लाना है ना, कोई भी लेजिस्लेचर कोई नया कानून लाना है, तो वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ डिस्कशन पार्ट कर सकता है। उसकी एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और ब्रिटिश पार्लियामेंट को सबमिट करवानी पड़ेगी, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको असेंट देगा, और फिर वो लॉ पास होगा। फिर सिविल सर्विसेज को ओपन करने की बात की गई थी, लेकिन जो ये है ना, क्या बोलते कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने मना कर दिया कि नहीं, अभी इतनी पावर तो हमारे पास रहने दो। तो उसको एक छोटी सी पावर दी गई कि वो नॉमिनेट कर सकते हैं 4 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसी, और वहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन द अपॉइंटमेंट, है ना, कि यहाँ पे इंडिया के अंदर और मतलब इंडियंस के बीच में और जो ब्रिटिशर है उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो किसी कलर के हो, कास्ट के हो, क्रीड के हो, लैंग्वेज के हो। और यहाँ पे मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि एबोलिशन ऑफ स्लेवरी हुआ है 1833 के अंदर, और यहाँ पे यूरोपियंस को परमिट दिया गया है टू एक्वायर लैंड। और मैंने ये बताया कि आप 8th स्टैंडर्ड सीबीएसई की हिस्ट्री की बुक है, उसकी पीडीएफ में जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे, चैप्टर 3 या चैप्टर 4 है, मैं उसकी पीडीएफ की लिंक नीचे
सबमिट करवा दूंगा, है ना, आप देख लेना वहाँ से। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आता है तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब ये था, ये लास्ट चार्टर एक्ट था, है ना, इसके बाद और कोई चार्टर नहीं आए, तो दिस वाज द लास्ट चार्टर एक्ट। अभी कैसे मैंने बताया था कि हर चार्टर एक्ट में सबसे पहला पॉइंट ये आता कि अभी अगली 20 साल तक हमने कंटिन्यू किया है इनका क्या बोलते हैं चार्टर। लेकिन इसमें जो लास्ट चार्टर आया था उसमें कोई भी देयर वाज नो स्पेसिफिकेशन कि यहाँ पे उसने बताया नहीं कि कितने साल के लिए ना, क्योंकि तो देयर वाज नो टाइम फिक्स, नो टाइम वाज फिक्स अबाउट चार्टर। यहाँ पे चार्टर के लिए कोई भी फिक्स नहीं किया गया है ना टाइम। तो उन्होंने क्या बोला फिर, तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट एक्ट आने तक, है ना, कि नया जो कानून आता है तब तक इनकी मतलब जो चार्टर है वो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन ऐसे 20 साल या फिर 40 साल नहीं बताया इन्होंने ना कि कितने साल तक कंटिन्यू रहेगी, लेकिन इन्होंने बोला कि अभी जब तक नेक्स्ट एक्ट नहीं आता तो अंटिल द नेक्स्ट एक्ट ये इनका चार्टर कंटिन्यू रहेगा, चाहे वो कितने भी साल तक हो। लेकिन हमको पता है कि 1853 के बाद कुछ ही साल बाद 1857 का रिवोल्ट हो जाता है और हमको नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 देखने को मिलता है। तो शायद से इनकी कोई साजिश रही हो, इनको ऑलरेडी पता हो कि ऐसा कोई रिवोल्ट होने वाला हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप मतलब उसके बारे में हम हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 लास्ट एक्ट था जो एक चार्टर एक्ट था। इसके बाद जो एक्ट आएंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएंगे। और ये इसके बाद इस एक्ट के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी सारी पावर छीनी जाएगी और वो एक मतलब हॉलो बॉडी बन के तैयार हो जाएगा, मतलब एक कॉप्स की तरह बन के तैयार हो जाएगा, मतलब एक जिंदा लाश है जिसकी आत्मा छीन ली है किसने, ब्रिटिश पार्लियामेंट की, ब्रिटिश पार्लियामेंट की, है ना। तो अभी वही देखना है कि इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस आए थे। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 लास्ट चार्टर एक्ट। तो अभी यहाँ पे क्या किया गया कि जैसे मैंने बताया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को हटा दिया है और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, अभी कोई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ही नहीं। तो इसलिए फिर यहाँ पे स्पेसिफिकली, है ना, सेपरेट क्या कर दिया, सेपरेट गवर्नर बना दिया बंगाल का, गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट बना दी। तो एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सबसे ऊपर है और उसके नीचे 3 प्रोविंस है, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे। तो यहाँ पे एक गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया। और जो सबसे पहला गवर्नर ऑफ बंगाल था वो था आपका सर फ्रेडरिक जेम्स। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है कि वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल आफ्टर द सेपरेशन, है ना, इन द एक्ट ऑफ 1853। और यहाँ पे अभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो हु इज़ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे इसका नाम तो सबने ही सुना होगा, है ना, लॉर्ड डलहौसी। तो आप मेरे को बताएंगे ऐसा कौन सा लॉ लाए थे लॉर्ड डलहौसी, है ना, जो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्स था जिससे काफ़ी सारे किंगडम डरे हुए थे, तो वो आप मेरे को बताएंगे। तो यहाँ पे सेपरेट गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया गया और उस जो सबसे फर्स्ट था वो कौन था, सर फ्रेडरिक जेम्स। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे इंडिया के लॉर्ड डलहौसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी सेकंड जो प्रोविजन लाया गया था तो यहाँ पे जो ये वाला एक्ट था द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस वाज द बिगनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। तो यहाँ से इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप होते हुए दिखेंगे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, जिसके अंदर कोई भी अगर लेजिस्लेचर पास करना होता है, कोई भी लॉ पास करना होता है, लेजिस्लेचर का मतलब ही होता है लॉ पास करना। तो कोई भी लॉ पास करना होता है तो उसके लिए पहले डिस्कशन होता है, फिर वोटिंग होती है और फिर वो आगे जाके मतलब एग्जीक्यूटिव के पास जाता है जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, फिर साइन होती है और फिर लास्ट में एग्जीक्यूशन होता है उस लॉ का। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप हो गई इस एक्ट के द्वारा इन इंडिया। तो आपको अगर पूछे कि कौन से एक्ट के द्वारा हम बता सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप या फिर स्टार्ट हुई थी। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में बेसिकली क्या था, तो सबसे ऊपर तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। आपको आइडिया ही इस बात का, वाज द एट द टॉप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। अब यहाँ पे दो चीज़ है, यहाँ पे एक तो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसके अंदर मैंने बताया था कि पहले 4 थे, फिर 3 किए गए और वापस से भी 4 किए गए, जिसमें जो चौथा मेंबर था वो लॉर्ड मैकेले था। तो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और जो सेकंड है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 4 मेंबर है गवर्नर जनरल के अलावा,
और लेजिस्लेटिव जो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें पहले 6 मेंबर थे और उसको बढ़ा के 12 कर दिए, है ना। तो नंबर्स ऑफ क्या बोलते हैं मेंबर वर इंक्रीज इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और यहाँ पे पहली बार हमको देखने को मिला वापस से सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिला बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो पहले हमने सेपरेशन ऑफ पावर देखा था किसके अंदर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, और यहाँ पे हमने देखा सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। तो आपको मेरे को बताना है कि कौन से एक्ट के अंदर हमने जुडिशरी और इसका पावर मतलब एग्जीक्यूटिव का पावर सेपरेट किया था, है ना। तो उसमें जैसे मैंने बताया था कुछ हमने अमेंडमेंट एक्ट लाए थे, याद हो तो वो कौन से साल में हुआ था ये आपको मेरे को बताना है, नीचे आप कमेंट कर सकते हो। अभी जो ये 12 मेंबर की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी है इसको आप मिनी पार्लियामेंट भी बोल सकते हो। तो दिस वाज नोन एज मिनी पार्लियामेंट। और इनके पास राइट्स थे कि वो क्या कर सकते थे, अभी बेसिकली वो कर सकते, नियम कानून बना सकते थे अपने पावर के अकॉर्डिंग। इसके अलावा यहाँ पे जो मैंने बताया था कि फोर्थ मेंबर जो मैकोले था उसको भी, मतलब जो फोर्थ मेंबर था उसको वोटिंग राइट्स भी प्रोवाइड किए गए, वोटिंग पावर्स वर गिवन, है ना। तो फोर्थ मेंबर वाज गिवन द वोटिंग पावर, तो वोटिंग पावर भी उसको अभी थी उसके बाद। तो अभी भी 3 थे 4 मेंबर थे, पहले वोटिंग पावर नहीं थी, चौथे मेंबर को, अभी चौथे मेंबर को भी क्या दे दी, वोटिंग पावर दे दी है। ठीक है। तो आपको एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 4 मेंबर है, इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर पहले 6 थे, अभी 12 हो चुके हैं। और आपको ध्यान रखना कि जो 12 है, 12 में से जो जो 4 मेंबर आएंगे, क्योंकि बाकी के जो सारे जो मेंबर है वो गवर्नर जनरल अपॉइंट करेगा, या तो मतलब गवर्नर जनरल अपॉइंट करेगा वहाँ से ना, कि जो कंट्रोल मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके डिसीजन के अकॉर्डिंग। लेकिन जो बाकी के जो 4 मेंबर होंगे, है ना, वो आएंगे बेसिकली लोकल रिप्रेजेंटेशन से, लोकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे वापस से डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन में कौन से जगह से आएंगे 4, तो एक तो आगरा का एक आएगा, है ना। आगरा की जो लोकल क्या बोलते हैं, जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल है, गवर्नर ऑफ मद्रास है, बॉम्बे है, तो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट जगह से अलग अलग लोकल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। तो एक तो आगरा से एक है, इसके अलावा बंगाल प्रोविंस से एक है, बॉम्बे प्रोविंस से और मद्रास प्रोविंस से एक है ना। तो 3 प्रोविंस। और जो आगरा था वो एक मतलब क्या बोल सकते हैं, आगरा बेसिकली वो था, अ, उसको क्या बोलता है, काउंसिल का मतलब प्रोविंस था, एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस था जो बनाया गया था। तो आगरा, बंगाल, बॉम्बे और प्रोविंस मद्रास से 4 लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो आएंगे इसी मिली पार्लियामेंट के अंदर, जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसके अंदर 12 मेंबर है। ठीक है। तो ये था। इसके बाद जो मैंने बताया था कि सिविल सर्विस की जो एग्ज़ाम थी वो भी ओपन करने वाले थे, लेकिन उस टाइम पहले ओपन नहीं हुई थी। लेकिन इस टाइम जो ये था, है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उसकी सारी पावर हमने छीन ली कि अब वो नॉमिनेट भी नहीं कर सकते। पहले मैंने बताया था कि वो 4 टाइम नॉमिनेशन का राइट था, अब देयर आर नो नॉमिनेशन राइट, कि वो नॉमिनेट भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे नॉमिनेशन का भी राइट छीन लिया। और नॉमिनेशन का राइट छीनने के बाद जो यहाँ पे पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 मेंबर बैठते थे जो अपॉइंट किए जाते थे बाय द कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर। जैसे मैंने बताया था कि सबसे ऊपर कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर है, वो सिलेक्ट करते हैं हर साल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करता है, बेसिकली मैनेज करता है ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के अंदर। अभी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उसके अंदर पहले 24 मेंबर सिलेक्ट होते थे, लेकिन उसका जो नंबर है वो अभी घटा के 18 कर दिया है। और इन 18 से भी क्या है कि जो 12 है वो तो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर ही सिलेक्ट करेंगे, लेकिन जो बाकी के जो 6 मेंबर है वो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो क्राउन है, वो डिसाइड करेगा। तो मतलब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है तो उसकी पावर और कम कर दी, एक तो नॉमिनेशन के राइट छीन लिए और उसके अंदर नंबर भी कम कर दिए, और उसमें से भी 6 मेंबर तो क्राउन की तरफ से आ रहे हैं। मतलब सारा जो फेवर है जो पहले कंपनी की तरफ था, अभी वो सारा फेवर किसकी तरफ जा रहा है, क्राउन की तरफ जा रहा है। और इस एक्ट के बाद हम देखेंगे कि कैसे चार्टर एक्ट के बाद 1853 के बाद जो नया एक्ट आएगा अभी, क्योंकि अभी 20 साल का हमने कोई वो लिमिट नहीं लगा इनकी, 20 साल तक कंटिन्यू रहेगी कंपनी। तो यहाँ पे शायद से उनका प्लान था कि अगले कुछ सालों में हम क्या करने वाले हैं, कंपनी को हटा के ब्रिटिश राज लाने वाले हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे प्लानिंग चली रही थी और इस एक्ट के द्वारा दिख ही रहा था ना, इट वाज ऑलरेडी विजिबल। इसके अलावा जो क्या बोलते हैं, हाँ, तो जैसे मैंने बताया था ना कि यहाँ पे जो सिविल सर्विस थी जिसमें नॉमिनेशन राइट था वो सारा पहले छीन लिया। अभी जो कॉन्वेंट सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम थी वो ओपन कर दी, है ना, ओपन टू ऑल, है ना।
ओपन एग्ज़ाम कर दी और यहाँ पे अभी इंडियंस भी पार्ट ले सकते थे, है ना। इंडियंस वॉज ऑल्सो कैन टेक एग्जाम, लेकिन ये एग्जाम आपको लंदन में जाके देनी पड़ती थी। तो यहाँ पे कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस की एग्जाम ओपन टू ऑल कर दी, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। अभी इंडियंस भी सिविल सर्वेंट बन सकते थे। ठीक है, तो आपको यहाँ तक याद रखना है कि ये आपका क्या था, 1853 का रिवॉल्ट था और 1853 का एक्ट था, चार्टर एक्ट था। और इसके बाद जो आएगा वो 1857 में रिवॉल्ट पड़ दे, जो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, जिसमें मंगल पांडे है ना, रानी लक्ष्मीबाई है, कुंवर सिंह है, तात्या टोपे है, ये सब आते हैं और बेसिकली ये लोग लड़ते हैं। और उसके बाद कंपनी का रूल खत्म होता है, जिसको इनकॉम्पिटेंट बताया है ब्रिटिश राज ने कि वो अच्छे से राज नहीं कर पा रही, इसलिए फिर हम राज कर रहे हैं और हमारे राज में ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। वैसा उन्होंने भरोसा दिया इंडियंस को, इसलिए फिर यहाँ पे उनका राज खत्म होता है और इनका राज स्टार्ट होता है, ब्रिटिश राज। और इसी राज के अंदर हम देखेंगे कि कैसे अभी वो रूल करेंगे इंडिया को, और उनका रूल और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो कैसे अलग था। अब जो ये लॉस लेके आएंगे वो कैसे अलग होंगे। जैसे ब्रिटिश कंपनी तो जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो तो बेसिकली ट्रेडिंग करने आई थी, प्रॉफिट कमाने आई थी, तो उनके जो लॉस थे वो थोड़े से अलग थे। लेकिन अब जो ब्रिटिश राज के जो लॉस आएंगे, जो पार्लियामेंट के लॉस आएंगे, वो थोड़े से अलग हो जाएंगे। वो थोड़ा सा जियो पोलिटिकल खेलेंगे, माइंड गेम खेलेंगे इंडियंस के साथ, और कैसे वो धीरे-धीरे उनकी पावर बढ़ाते हैं, घटाते हैं, किसके फ़ेवर में काम करते हैं, नहीं करते, वो हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हमने सिर्फ 2 एक्ट पढ़े, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था और द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 था। ठीक है? तो यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद हमारी जर्नी बहुत ज़्यादा आगे हम देखेंगे, जिसके अंदर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद काफ़ी सारे एक्ट उसके बाद आएंगे, जिसके अंदर 1861 का एक्ट है, फिर 1892 का एक्ट है, 1909 का एक्ट है, 1919 का एक्ट है, फिर सबसे बड़ा 1935 का एक्ट है, और लास्ट में जब इंडिया आज़ाद हो जाएगा तो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 भी पढ़ेंगे। तो हमको अभी भी 1 2 3 4 5 6 7 एक्ट पढ़ने हैं। और अगले लेक्चर में मैं शायद से कल ही लेक्चर ले लूँगा, कल शायद से 2 लेक्चर में अपलोड करने की कोशिश करूँगा, एक मॉर्निंग को और एक इवनिंग को, जिसके अंदर मैं ये पूरा का पूरा मतलब एक ही लेक्चर में ये हो जाएगा कल। काफ़ी लंबा है, लेकिन ले देख लेंगे, मैं 2-3 घंटे लेक्चर ले लूँगा और एक बड़ा-सा वीडियो बना दूँगा। नहीं तो फिर पार्ट में भी कर सकते हैं, और शाम को शायद से मैं पहला इकोनॉमिक्स का लेक्चर लूँ कल शाम को। ठीक है? तो उसके लिए आप रेडी रहना। बाकी इसकी जो नोट्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और जो 8th स्टैंडर्ड की मैंने बताई थी बुक, उसकी भी नोट्स मैं मतलब पीडीएफ नीचे करवा दूंगा। और इसके जो क्वेश्चन है, मतलब जो एमसीक्यू है, वो भी आपको नीचे मिल जाएंगे। तो जो पहले वाला एमसीक्यू अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो वो भी एक बार देख लीजिए, जो पहला लेक्चर था उसके भी है, और ये सेकंड लेक्चर के एमसीक्यू भी आपको नीचे मिल जाएगी उसकी लिंक। ठीक है, सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।